नो मनी, नो इन्वेस्टर्स, नो प्रॉब्लम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीरो से एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग की टेक्निक को यूज करते हुए। हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं। हम बूटस्ट्रैपिंग को समझेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर होंगे कि आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के कौन से ऑप्शंस हैं, बूटस्ट्रैपिंग क्या है, इन्वेस्टर्स कैसे इवेल्युएट करते हैं किसी भी कंपनी को जब वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। स्टार्टअप के फाउंडर्स को ना फंडिंग चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? बेसिक तीन रीजन है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास आइडिया है, एक्सपर्टीज है, लेकिन आपने प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए, उसके लिए आपको जगह चाहिए, तो आपको कहीं से फंडिंग चाहिए। दूसरा तरीका, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आपने उसको मार्केट में बेचना है, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मुकम्मल खर्चा होता है, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होती है, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, उसके लिए आपको खर्च पैसे चाहिए। या फंडिंग स्टार्टअप्स को चाहिए होता है स्केलिंग ऑपरेशंस के लिए। एक फैक्ट्री आपने बनाई है, दो फैक्ट्रीज आपने बनानी है, तीसरी बनानी है। एक सिटी में आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप उसको मल्टीपल सिटीज में बेचना चाहते हैं, तब आपको फंडिंग चाहिए। तो तीन रीजन है स्टार्टअप्स को फंडिंग रिक्वायर होती है। अच्छा, हमारा जो इस लेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है बूटस्ट्रैपिंग को समझना। करोड़ों दुनिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके मुताबिक बूटस्ट्रैपिंग जो है ना, वो है यूजिंग पर्सनल सेविंग्स एंड इंटरनल रेवेन्यूज टू ग्रो द बिजनेस। आप अपनी जाती जो सेविंग्स होती हैं आपकी, और जो रेवेन्यू आपके डिपार्टमेंट से आ रहा है, आपकी कंपनी से आ रहा है, स्टार्टअप से आ रहा है, उसको आप यूज करते हुए ग्रो करें। इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। अच्छा, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली जिस चीज़ का फ़ायदा होता है, साथ-साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज क्या होता है बूटस्ट्रैपिंग का? ये होता है कि आपका अपना पैसा है, आप अपने रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फुल कंट्रोल है। कोई दूसरा बंदा आपको जिताएगा नहीं कि जी मैं मालिक हूँ, ऐसे करो, वैसे करो। अच्छा, जो अगला फ़ायदा है वो ये है, इक्विटी लॉस नहीं होती। जब आप किसी भी इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हैं, वो आपसे इक्विटी माँगता है। 100% आप कंपनी के मालिक हैं, वो कहेगा कि क कम से कम 20% इक्विटी मुझे दे दो, 30% इक्विटी मुझे दे दो, तो वो थोड़ा-सा एक परसेंटेज मालिकियत का माँगता है, इसको इक्विटी बोलते हैं। तो एडवांटेज बूटस्ट्रैपिंग का ये है कि आपको मलकियत नहीं किसी के साथ शेयर करनी पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली आपके अपने कंट्रोल में है, तो आपका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक एक काम है, आप अकेले कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई शराकतदार नहीं है, कोई आपको गाइड करे, लेकिन आप ऑब्वियसली अकेले बंदे हैं, तो आपका काम स्लो होगा। दूसरा, जब आपकी इक्विटी लॉस नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जाते, बूटस्ट्रैपिंग में ही रहते हैं और फंडिंग की तरफ नहीं जाते, तो आपका कैपिटल लिमिटेड रहता है, क्योंकि कंपनी के इंटरनल रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑब्वियसली लिमिटेड होते हैं और पर्सनल सेविंग्स भी लिमिटेड होती है। तो ये बूटस्ट्रैपिंग के फायदे या नुकसानात हैं। ये आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपने बूटस्ट्रैपिंग को ऑप्ट करना है, एडवांटेजेस की तरफ देखना है, या डिसएडवांटेजेस की तरफ देखना है, और फिर फंडिंग की तरफ आपने जाना है। इंटरनल फंडिंग सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे मैंने जिक्र किया, पर्सनल सेविंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली कह सकते हैं, या आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, वो आपके जो है ना इंटरनल फंडिंग सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज हमें तीन जगहों से मिलते हैं, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको। पहले एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके थ्रू मिल सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और बैंक लोन से मिल सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, या वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है, या बैंक जो है ना लोन्स क्या होती है। बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स आर कॉल्ड दी एंजल इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली वो, उनके पास नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, उनको जिस स्टार्टअप का लगेगा कि वो फ्यूचर में ग्रो करेगा, उसमें उनका अपना फायदा है। स्टार्टअप ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेंगे। दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटलिस्ट अमेजोन भी है, वेंचर कैपिटलिस्ट गूगल भी है, वेंचर कैपिटल टेस्ला भी है। इस तरह डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट की कंपनीज भी लोगों ने बनाई होती हैं, कंबाइंड लोग कंसोर्शियम वगैरह भी बनाते हैं, और हाई स्टार्टअप ग्रोथ की कंपनीज को उठाते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। अगर हमने देखना हो कि एंजल और वेंचर कैपिटल में क्या फ़र्क है, जो एंजल्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली अर्ली स्टेज मेंटोरशिप देते हैं आपको, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपकी ग्रोथ स्टेज में आपको हेल्प करते हैं लार्ज कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। मिसाल के तौर पर अगर हम उबर की मिसाल लें, करीम की मिसाल लें, व्हाट्सएप की मिसाल लें, छोटी-मोटी कंपनियां इनिशियली किसी ने गाइड कर दिया, वो एंजल इन्वेस्टर होगा, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता है, वो आपको पूरी दुनिया में पहुंचाता है, वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। डेट फाइनेंसिंग एक तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि जी बैंक लोन्स ले लें। बैंक लोन्स एक तरीका है कि आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस
छोटी-मोटी फाइनेंसिंग या इस्लामिक फाइनेंसिंग भी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ मलेशिया में अवेलेबल होता है आपके पास। इक्विटी फाइनेंसिंग भी एक तरीका है जहाँ पे आप अपनी जो ओनरशिप है वो इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है फंडिंग लेने का। इस्लामिक फाइनेंस मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, मुशारका, मुदारबा या मुराबिहा, तो ये भी एक ऑप्शंस होती हैं जो ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंक्स भी आजकल ऑफ़र कर सकती हैं। किसी भी बैंक की जो स्टार्टअप की जो फंडिंग है, उसके 3 लेवल होते हैं। हम कह सकते हैं सीड है, सीरीज़ ए है, सीरीज़ बी है। सो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि जब वो आप पे फंडिंग करें तो आप स्केलेबिलिटी करेंगे, एक प्रोडक्ट को बहुत ऊपर तक लेके जाएँगे। दूसरा इन्वेस्टर ये देखता है कि अच्छा मुझे कितनी जो है ना मार्केट साइज़ ये प्रोडक्ट कवर कर सकती है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को ये होता है कि यार ये जो 4 लोग इकट्ठे बैठ के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म में साथ होंगे या नहीं होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये टीम आपस में जो है ना इधर से उधर हो जाएगी और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने कहा ना कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बूटस्ट्रैपिंग में जहाँ आप अपने इंटरनल सोर्सेज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज़ से हमने पढ़ा, हमने उनकी फंडिंग की स्ट्रैटेजीज़ बनाई और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टर जब देखता है कि जो टीम मेंबर हैं इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो अक्सर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में मोस्टली ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हों, चाहे एंजल इन्वेस्टर हों, वो इन्वेस्ट करते हैं फैमिली बिज़नेसेस में, जहाँ पे मियाँ-बीवी आपस में मिलके एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। अगर मियाँ-बीवी के बच्चे भी हैं, वो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करता है कि अच्छा यार, ये लोग तो मैरिड हैं, दे दे विल नॉट सेपरेट इन एनी केस। अदरवाइज़ आप देखो जो इनिशियल दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनी हैं, जैसे जेसी पेनी बनी थी। तो जेसी पेनी के जो फाउंडर हैं, उनका एक कोट बड़ा पॉपुलर है कि जो बिज़नेस होता है, वो फ्रेंडशिप बेस पे होता है। तो इन्वेस्टर इस चीज़ को देखते हैं कि क्या टीम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। मार्केट साइज़ पे भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस नेशंस एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो अपनी ही मार्केट में अगर उनको अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, तो वो कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपकी चीज़ स्केलेबल ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ, मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं ही लेक्चर्स दूँ और मैं फिर किसी इन्वेस्टर से जाके कहूँ कि मुझे मेरे मेरे में आप इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो कहेगा कि भाई आप तो इंडिविजुअल बंदे हैं, अपनी कैपेसिटी में जो करते हो, करते फिरो, करते हो। हाँ, मेरे पास अगर 10-20 लोगों की टीम होगी और मैं सारे एजुकेशन सेक्टर के लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँगा, तो फिर वो कह सकता है कि हाँ, अब इसमें स्केलेबिलिटी का एक ऑप्शन है, तो आई कैन कंसीडर हिम। पिचिंग टू इन्वेस्टर्स, अच्छा, अब इस जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपने एक्सटर्नल फंडिंग लेनी है, तो पिचिंग टू इन्वेस्टर्स बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपने 3 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले क्लियर प्रॉब्लम। हर बिज़नेस एक प्रॉब्लम को आंसर करता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। आपका प्रॉब्लम इंतहाई क्लियर हो, बेशक आपके प्रोडक्ट के जो सॉल्यूशन का लेवल है, वो अभी वो टॉप लेवल की सॉल्यूशन ना दे रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टर के पास गए हैं, उसके पास बहुत पैसा है, वो आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है और आपके लिए वो एक इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए उसको कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है और वो उसको माने और उस प्रॉब्लम के लिए वो प्रॉब्लम लोगों का पेन पॉइंट है, ठीक है? दूसरी चीज़ है सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम के लिए आपने जो सॉल्यूशन दिया है, उसका इन्वेस्टर को क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है और आपने उसको कन्विंस करना है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। वो 100% सॉल्व नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आपने सही से बताना है, 80% सॉल्व कर रहा है, तो हम ऑब्वियसली इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट करेगा, तो आपका सॉल्यूशन मज़ीद बेहतर हो जाएगा और आपको एक ह ह हैंड मिल जाएगा। और उस आखिरी थर्ड जो चीज़ है, वो ट्रैक्शन है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो आपके पिच डेक होते हैं, उन पे इन्वेस्टर यही कह रहा होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, हमारी कंपनी के ग्रोथ के ये चांसेस हैं। अच्छा, पाकिस्तानी फंडिंग इकोसिस्टम में सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी एग्ज़िस्ट करते हैं, इनक्यूबेटर्स और बैंक्स वगैरह भी एग्ज़िस्ट करते हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला 100 पाकिस्तानी ऐसे स्टार्टअप्स को कवर कर रहे होंगे जो कि बिज़नेस के जो लोग हैं उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सो अगर हम करीम को देखें, उसकी फंडिंग जर्नी एक बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल है। ना सिर्फ लोकल उन्होंने फंडिंग ली बल्कि इंटरनेशनल भी ली। वजह क्या था? बिल्कुल ऊबर की तरह, ऊबर पाकिस्तान में नहीं था या यूएई में नहीं था, तो उन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से जाके फंडिंग ली है। फंडिंग की कॉमन मिस्टेक्स कंपनियां कर रही होती हैं, एक तो वो ओवर इवैल्यूएशन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी स्टार्टअप के फाउंडर्स चले जाते हैं टीवी शोज़ के ऊपर, जब आप जहाँ शार्क टैंक आपने देखा होगा, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी हमारी हम जो है ना $6 बिलियन की कंपनी है या 6 मिलियन की हैं। तो ज बदले में इन्वेस्टर कहते हैं नहीं, आप इतने की नहीं है, आप 2 मिलियन के हैं या आप
3 मिलियन के हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा हम ना अक्सर जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो अपनी वैल्यूएशन ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ओवर वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। दूसरा कॉमन फंडिंग मिस्टेक होती है कि आप पुअर पिच करते हैं, आप सही तरीके से सॉल्यूशन को पिच नहीं कर पाते, तो ये कॉमन फंडिंग मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपकी वैल्यूएशन सही है, अगर आपने पिच अच्छा किया और वाक़ई आपकी जो पिछली 3 चीज़ें थी, कि प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन है उसका और उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो मैं ये कहूँगा कि राइट फंडिंग फ्यूल्स द ग्रोथ। अगर आपको सही फंडिंग मिल जाती है तो वो आपकी ग्रोथ के लिए एक सक्सेसफुल फैक्टर के तौर पर सामने आता है। सो अगर आपको ये समझ आया है तो आप किसी भी बिजनेस का सोचें। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सा फंडिंग ऑप्शन आपको सूट करता है। क्या वो बूटस्ट्रैपिंग आपको सूट करता है, क्या एंजल इन्वेस्टर आपको सूट करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको सूट करता है, बैंक लोन, माइक्रो फाइनेंस या इस्लामिक फाइनेंस के जो तरीके हैं वो आपको सूट करते हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और अगली, चूंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी टीम देखते हैं, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स आपकी टीम देखते हैं बल्कि आपके जो कस्टमर हैं वो भी आपकी टीम को देखते हैं कि कितनी अच्छी टीम है, क्या उनकी बाउंडिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टीम बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। थैंक यू।